For the army, he will definitely do it for CRPF, SSB, BSF, and all paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand. It has not come out. It will come out very soon. आपको क्या लगता है कि माधवी लता कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कमनल भी हुआ। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज सुनी जाए और गरीबों के से इंसाफ हो, नौजवानों को रोजगार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। Madhvi Lata calls herself the face of Hindutva. What would you call yourself? I am the face of Indian nationalism. सर Five national issues you're seeking vote for today. I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your five national issues, sir? No, there are many issues. See, what I feel the people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this, because 4-year service, you are out. They claim that only the cream is chosen. They claim that the cream is chosen. So the same argument will be given. सीक्रेट So अलायंस की see, बात if this can be done for the army, why wouldn't this government do it, which we don't want? Now, can you imagine at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years? But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे। तो लोकसभा चुनाव का चौथे चरण की वोटिंग जारी है। सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं और इस दौर में 1717 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। हम आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है सुबह से और चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के लिए भी वोटिंग हो रही है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, ये 13 संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर आज चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। इसके अलावा 5 संसदीय क्षेत्र बिहार के हैं, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और उजियारपुर, जहां पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। श्रीनगर में आज सुबह से वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश के 8 संसदीय क्षेत्र हैं
इंदौर और उज्जैन संभाग के जहां पर आज पोलिंग हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 11 संसदीय क्षेत्रों में भी वोटिंग हो रही है। ओडिशा के 4 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और उसके लिए विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। ओडिशा के विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग हो रही है। 8 संसदीय क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल के, जिसमें आसनसोल, वर्धमान और बहरामपुर भी हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा 4 संसदीय क्षेत्र झारखंड के खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू हैं जहां पर चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। 1717 उम्मीदवार इस फेज में हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। नतीजे सभी 543 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद 4 जून को जब मतगणना होगी, ईवीएम खुलेंगे और नतीजे आएंगे सब एक साथ। राज्य आज जहां पर वोटिंग हो रही है 10 राज्य हैं, जिनमें 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। 96 संसदीय क्षेत्र हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए भी वहां पर मतदान हो रहा है। तो चौथे फेज का संग्राम, और ये जो संग्राम है आज जब वोटिंग यहां पर खत्म होगी तो 543 में से 379 संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका होगा। लोकसभा चुनाव का जो चौथा चरण चल रहा है उसके लिए अपील भी की जा रही है। भारत एक्सप्रेस भी अपील कर रहा है मतदान के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और वोटिंग की अपील की। विरासत, विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए वोटिंग करें। आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए वोटिंग करें। आपका एक एक वोट निर्णायक है और याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, सभी सम्मानित सदस्यों मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट निर्णायक है। याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपील की है, तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं सब अपील कर रहे हैं कि मतदान में हिस्सा लें। इन 96 संसदीय क्षेत्रों में अगर आप मतदाता हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में चुनाव आज हो रहा है, तो आप जरूर मतदान करें। अभी तक आपने वोटिंग नहीं की है तो अपने घरों से बाहर निकलिए, छुट्टी मत मनाइए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी भागीदार बनिए, साझेदार बनिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतदान से इस पर्व के साथ जुड़िए। भारत के लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें आप भी भागीदार बने। अपील हो रही है और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि 96 संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है और आज जब वोटिंग संपन्न हो जाएगी चौथे चरण की इन 96 सीटों पर, तो 543 में से 379 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो जाएगी और यहां से तस्वीर भी बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि वोटिंग के बाद से जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, वो लोग मतदाताओं के मिजाज को चुनाव प्रचार के दौरान जो समझते रहे हैं, उसका आकलन वोटिंग के बाद वो करते हैं और उनसे आगे के चरणों के लिए उन्हें रास्ता भी दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज 379 संसदीय क्षेत्रों में मतदान जब संपन्न हो जाएगा तो उसका आकलन किस तरह से हो रहा है, क्या निकल कर आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने आज के पैनलिस्ट से। और हर आम और खास लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों से। चिरंजीवी अभिनेता वोट करने के लिए इस वक्त अपने मतदान केंद्र पर आए हैं, कतार में खड़े हैं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वोटिंग हो रही है सभी सीटों के लिए और जो मतदान हो रहा है, ये मतदान क्या आज संदेश देगा अगले 3 चरणों के लिए और 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो किस तरह से प्रभावित होगा।
और हमारे साथ आज पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अमृतांशु राय वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं जुड़े हुए, रविंद्र त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आकाश जाधव जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चर्चा की शुरुआत आकाश जाधव जी, बहुत ही मुश्किल है चुनाव का प्रचार इस गर्मी के दौरान। मतदाता निकल रहे हैं वोट करने के लिए और अपील भी की जा रही है। चौथे चरण के मतदान चल रहा है और चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं आपसे ही। क्या आज के वोटिंग के लिए मतदाताओं से आप अपील करेंगे? बिल्कुल आनंद जी, ये आप भी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है, जो सबसे मजबूत लोकतंत्र अब तक रहा है। तो इस लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़कर वोट हर नागरिक करे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अपील करता हूँ अमृतांशु जी। सबको इस सर आ रहे लोकतंत्र के हैं एक बार। हाँ अमृतांशु जी, देखिए, जहां तक मेरी नज़र है, आज के दिन मैं दोबारा से वही चीज़ देखूंगा, वोट प्रतिशत, महिलाएं कितना शिरकत कर रही हैं, और सुबह 8 से 10 के बीच में वोटिंग का परसेंटेज क्या है। रविंद्र त्रिपाठी जी, देखिए, ये जो चुनाव है, जो चौथा चरण है, ये जैसा कि अभी आपने भी सुना कि ये बीच में लगभग है, और यहाँ से चीज़ें निर्धारित होने वाली हैं कि सत्ता की जो अगली चाबी है किसको मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से सभी दल, चाहे वो राष्ट्रीय हों चाहे वो क्षेत्रीय दल हों, जैसा कि आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, 10 बजे तक कितना मतदान का प्रतिशत होता है, इससे बहुत कुछ चीज़ें, हमारा ट्रेंड पता चल जाएगा क्या हो रहा है। आकाश जाधव जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। सवाल ये भी है कि मुद्दे क्या हैं? मुद्दे वही जो मतदान के लिए या चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो आपकी पार्टी को हों या फिर आपके विपक्ष के हों, जो एड्रेस कर रहे हैं मतदाताओं से, वही है या वो जिसकी चर्चा नहीं हो रही है? हाँ, बहुत सही कहा आनंद जी आपने। इस बार का जो चुनाव है ये पूरी तरीके से एंटी मोदी है। झूठे जुमले, झूठे वादे से हिंदुस्तान की जनता तंग आ चुकी है। इस बार बुनियादी सवालों पे ये चुनाव है। बुनियादी सवाल कौन से है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, महंगाई है, संविधान है, संविधान की रक्षा है, आरक्षण को बचाना है। ये सब तो बुनियादी सवाल है। महिला की सुरक्षा है, सोशल जस्टिस की बात कांग्रेस कर रही है। तो ये चुनाव जो है ये अभी तीसरे चरण तक ही एक डिसीजन तक पहुंच चुका है। लोगों ने मन बना लिया है हिंदुस्तान के कि इस बार परिवर्तन करना है और बड़े पैमाने पे परिवर्तन करना है और इंडिया गठबंधन को बड़ी बहुमत से जिताना है। मैं आपको कुछ आंकड़े रखता हूं 2019 के। भाजपा जो 400 पार का मोदी जी एक ये दे रहे थे, नारा दे रहे थे और एक परसेप्शन की, नैरेटिव की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। उनके आंकड़े कैसे खोखले साबित हुए, मैं आपको साबित करता हूं। पिछले बार 2019 में बिहार में उन्होंने 17 सीटें लड़ी और 17 सीटें जीती। इस बार की हालत ऐसी है कि वहां तेजस्वी यादव और आरजेडी कम से कम 17 सीटें जीतने जा रहे। राजस्थान के अंदर अगर आप देखना जाए तो 24 में से 24 सीटें जीती। आज राजस्थान में कांग्रेस 10 से 11 सीटें जीतने जा रही। हरियाणा में 10 से 10 सीटें भाजपा ने लास्ट टाइम जीता था। तो इस बार हरियाणा की परिस्थिति ऐसी है कि 2 भी सीट भाजपा जीत नहीं पाए। केरला में तो 0 पे थे। हिमाचल में 4 में से 4 उन्होंने जीती, लेकिन इस बार हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक के अंदर 26 में से मेरे ख्याल से वो 24 सीटें जीती। कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस कम से कम वहां 10 से 12 सीटें जीतने वाली। तो यहीं पे जो 303 का आंकड़ा है उनका, वो सीधा आता है 150 तक, 180 तक। उसी के आधार पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए मोदी जी पंतप्रधान नहीं बनेंगे और भाजपा 180 पार नहीं करेगी। मैं इसको पुष्टि देता हूं आनंद जी। राहुल गांधी जी ने जब जब कोई बात रखी है देश के सामने, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे 3 कृषि काले कानून वापस लेने की बात हो, वो सटीक गई।
और राहुल गांधी जी ने बड़े विश्वास से कहा है और बहुत तर्क संगत कहा है, ठीक है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के मास्टर इन इकोनॉमिक्स और मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर वो आए हैं और एक तर्क संगत और 4000 किलोमीटर की यात्रा करके 6200 किलोमीटर की यात्रा करके हिंदुस्तान के एक एक लोगों को समझाए। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा उनका करेंगे। जो और आंदोलन है, आपने जो बात रखी है और जिस गंभीरता के साथ आपने दावे को रखा है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसके लिए रविंद्र जी और अमृतांशु जी से भी हम जरा समझेंगे इसकी रणनीति। लेकिन इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के मुंगेर में आज मतदान हो रहा है, लेकिन वहां से एक खबर है, पीठासीन पदाधिकारी की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से पीठासीन पदाधिकारी का निधन हो गया है। बूथ संख्या 210 पर उनकी ड्यूटी थी और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया है। तो चर्चा हम चौथे दौर की कर रहे हैं। चौथे दौर से क्या मैसेज निकलकर आएगा, इसकी चर्चा आकाश जाधव कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बड़े दावे के साथ, अमृतांशु जी, कि 150 सीटों पर आकर एनडीए सिमट जाएगी। जो 400 का दावा किया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये राहुल गांधी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस दावे के पीछे की गणित क्या है, दम क्या है? देखिए, ये कांग्रेस की एक बहुत सोची समझी हुई रणनीति है, स्ट्रैटेजी है उनका। सबसे पहले एक तो मुश्किल की बात है कि कांग्रेस पार्टी में एक नहीं हजारों सेफोलॉजिस्ट पैदा हो गए और हर रोज कोई 220, कोई 150, कोई 125, इनको बस चले तो ये जो है बीजेपी को 2 घंटे के अंदर 0 पे पहुंचा दें, और सिर्फ बयानबाजी से। ये तो एक तरफ का एक ट्रेंड है और ये ट्रेंड स्ट्रैटेजी के तहत है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी इस पूरे चुनाव में सिर्फ एक है और वो है कि किसी तरह रीजनल पार्टीज को जो माइनॉरिटी और मुसलमानों का वोट मिलता था वो किसी तरह कांग्रेस पार्टी उसका उत्तराधिकारी बना रहे। एकमात्र स्ट्रैटेजी कांग्रेस की यह है कि वो माइनॉरिटी वोट्स को का एकमात्र गेनर बना रहे। तीसरा, इतने सारे पूरे के पूरे चुनाव को भ्रमित करने के लिए हजारों प्रवक्ताओं को जन्म दिया गया है जो कांग्रेस के बॉट्स हैं, और ये सिर्फ अनर्गल बातें करके पूरे के पूरे व्यवस्था में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जो समझ में जिसको आ रहा है या जो पार्टी से बोला जा रहा है वो प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं और कोशिश उनका है भी कि तो कोई स्टडी उनकी भी तो होगी, उनका भी तो कोई अध्ययन हो रहा होगा। ये तो डिसरप्शन है, ये दूसरे के वोटर बेस में डिसरप्ट करने का वही स्ट्रैटेजी है और यही 3 चीजों के आधार पर ये काम आगे पार्टी का चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का। जी रविंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो ये भारतीय राजनीति में चुनाव का इतिहास कभी कभी देख लीजिए, और आज भी वही हो रहा है कि हर पार्टी अपना अपना क्लेम करती है और सबके जो क्लेम होते हैं वो अतिशयोक्ति भरे होते हैं। मतलब ऐसा कोई पार्टी नहीं है, आप चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे राज्य स्तर पर देखें, तो उनका जो क्लेम होता है अतिशयोक्तियों से भरा होता है। और कोई 400 बोलता है, कोई 150 बोल देता है, लेकिन अतिशयोक्तियों से भरा होता है। तो ये तो स्ट्रेटजी हर पार्टी की होती है, लेकिन एक ज़मीनी वास्तविकता भी एक चीज़ होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि पार्टियां क्लेम करती हैं कुछ और हो जाता है कुछ। मुझे लगता है कि इस बार जो है कुछ अप्रत्याशित चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि एक नेशनल नैरेटिव बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दोनों से दिया जा रहा है, लेकिन इस बार ये भी है कि जो लोकल यानी कि स्टेट वाइज जो चैलेंजेस हैं वो नेशनल के साथ मेल यानी कि उनके साथ डाइकोटॉमी है, वो विरोध में है। आप बिहार में देखिए कि बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई होने जा रहा है। उसी तरह से दूसरे राज्यों में, जैसे कि कर्नाटक में जो पिछली बार जो नेशनल नैरेटिव था, इस बार वो टूट गया है उसमें। और इसमें एक बड़ी भूमिका सिर्फ पार्टियों की नहीं है, कांग्रेस की ही नहीं है और बीजेपी की भी नहीं है, प्रज्वल रेवन्ना की भी एक भूमिका सामने आ गई है जो पिछली बार नहीं थी। तो कई बार जो लोकल इश्यूज पैदा हो रहे हैं,
जैसे कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में एक नवीन पटनायक का फेनोमेना है जो पिछली बार भी विधानसभा में दरका नहीं था, लोकसभा में मिली थी। तो इस बार क्या ऐसा होता है, बड़े बीजेपी क्लेम कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी क्लेम किया है वहाँ जा करके, लेकिन इस बार क्या उड़ीसा में वो क्लेम बनेगा? दूसरी पार्टियां जो बीजेडी है, बीजू जनता दल है, क्या उसकी बढ़त बनी रहेगी? ये भी सवाल है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में सवाल है। तो नेशनल नैरेटिव अलग है, लोकल स्टेट नैरेटिव अलग है, और साथ साथ देखिए कुछ लोकसभा क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी भी रहता है, यानी कि लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं लेकिन साथ साथ सांसद भी चुनते हैं, तो कई बार सांसदों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो पटना में प्रधानमंत्री जी को रोड शो नहीं करना पड़ता रविशंकर प्रसाद जी के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रविशंकर प्रसाद जी संकट में हैं, लेकिन कुछ मामला लोकल लेवल पर टेंशन में है। ये बात आपको समझनी चाहिए, यानी पूरे देश में समझनी चाहिए कि नेशनल नैरेटिव इस बार पूरी तरह से तो नेशनल क्या नैरेटिव काम इंडिया नहीं कर रहा। गठबंधन एक इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहा है, इसका भी असर इस चुनाव में दिखाई दे रहा है? मुश्किलें उसकी वजह से भी आ रही हैं? देखिए, गठबंधन जो है लड़ रहा है, लेकिन सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है। जैसे कि बिहार में क्या हो गया है कि नीतीश कुमार जी जो पिछली बार भी गठबंधन में थे, इस बार भी हैं, लेकिन इस बार जो पिछले 5 साल में वहाँ जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं ना, उसका असर भी पड़ता है। सिर्फ गठबंधन की बात नहीं होती है। आप अगर पोजीशन चेंज करते हैं, अलायंस बदल ही करते हैं, एक तो दल बदल होता है, दूसरे अलायंस बदल होता है, तो उसका असर क्या होगा? इस बार भी बड़ी ये बिहार में बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई देने वाला है कि क्या होने वाला है। वो सिर्फ आप मत चाहिए कि वो बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस होगा। वो नीतीश कुमार जी ने क्या किया है पिछले 5 वर्षों में, उसका भी आकलन जनता करेगी और मतदाता करेंगे। बिल्कुल। और अमृतांशु जी ने जो बात कही है उसका जवाब जरूर आकाश जी देना चाहेंगे। आकाश जी, 150 का आंकड़ा तो आप लोग दे रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, 180 पहले कह रहे थे, अभी 150 पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये लिख लीजिए। अब सवाल ये भी है कि आप लोग तो दावा कर रहे हैं, आप विपक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप आगे फ्रंट फुट पर खेलना शुरू करते हैं फिर तुरंत आपको बैकफुट पर आना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ तो आप अपने लोगों से भी लड़ रहे हैं, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो। सबसे पहले तो हमारे पत्रकार मित्र रविंद्र त्रिपाठी जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम जमीनी हकीकत को स्वीकारी, और हमारे मित्र आदित्यांशु राय जी अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा, ये 4 जून को उतर जाएगा। दूसरी बात मैं आपका जवाब दे दूं, कांग्रेस पार्टी की ये लड़ाई नहीं है आनंद जी, ये लड़ाई हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई। इसके अंदर जो 10 साल से 2014 से एक क्रोनिक कैपिटलिज्म की सरकार एक पूरी तरीके से 140 करोड़ लोगों को लूट के चंद उद्योगपतियों को बड़ा करने की जो सरकार की रणनीति रही है, उससे देश की जनता तंग आ गई। एक तरफ से ये जो अप्रत्यक्ष गुलामी में हिंदुस्तान गया था, आजादी की लड़ाई 2024 का चुनाव देश की जनता लड़ी। कांग्रेस तो एक जरिया है, माध्यम। आज कांग्रेस की प्राथमिकता सरकार बनानी नहीं है या देश में सत्ता लानी नहीं है। आज जो तानाशाही सरकार हिंदुस्तान में बन रही है उसको हटाना कांग्रेस की प्राथमिकता। इसलिए जो वोट बैंक की राजनीति भाजपा करके आई है उसको कैसा चेस डाउन करे, उसमें कांग्रेस सफल होती नजर आ रही। आज जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से देश के पंतप्रधान आज अलग अलग तरीके से, अब कांग्रेस जब सोशो इकोनॉमिक सेंसस की बात करती है तो मोदी जी बांसवाड़ा में कहते हैं कि हिंदू माता बहनों का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे। दूसरी बार जब आरक्षण की बात आती है, SC ST OBC को नौकरी नहीं इसलिए नहीं मिल रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, सरकारी नौकरी ही नहीं है, तो एक तरफ से आरक्षण गया है, तो इन्होंने एक नया नैरेटिव लेके आया है कि OBC का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे। मतलब इस तरीके की मनगढ़ंत बातें करके धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति पे देश के चुनाव को लेके जाना, लेकिन ये चुनाव उस तरफ जा नहीं रहा है।
मतलब इसका वेव जो है वो तय हो चुका। ठीक है, लेकिन एक चीज है, आप लोग ये बात जब कहते हैं कि चंद उद्योगपतियों के साथ, तो देश का तो एक इतिहास ये भी है और सामने भी है कि उद्योगपति तो हर दौर में हर सरकार के साथ रहे और अगर देश के विकास में उनका भी योगदान रहा, चाहे वो कांग्रेस की जब सरकार रही हो तो उसमें टाटा रहे हो, बिरला रहे हो, गोयनका रहे हो, उन लोगों का भी अपना योगदान और सरकार के साथ वो भी रहे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, उनका भी तो योगदान होगा। जवाब दे दूं, ये पिछले 10 सालों में जो चंद उद्योगपति मैं बोल रहा हूं, उसमें खास करके अदानी 18 लाख करोड़ रुपए उनको दे दिया गया। जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हिंदुस्तान के अर्थ जो कोष है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अडानी जी को पहुंचाया गया और इनडायरेक्टली हर एक स्कीम और हर एक पॉलिसी ऐसी डिजाइन हो रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप को कैसा फायदा हो। और चंद गुजरात के कुछ उद्योगपति मित्र हैं उनके 20-25, वो लोगों को कैसा पहुंचे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हिंदुस्तान की जनता प्रताड़ित हो रही थी, उनके हक जो संवैधानिक हक थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं आघात हो रहा था और वो इसके ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यासिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। चौथे फेज का मतदान चल रहा है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 283 संसदीय क्षेत्रों में तो अब तक मतदान हो चुका है और आज शाम में 379 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो चुका होगा। लेकिन आप पर हर दौर में एक ही आरोप तो लग रहा है, 10 साल के शासनकाल में कांग्रेस या विपक्ष लगातार यह कह रही है कि आप कुछ लोगों के लिए ही सरकार बनाते हैं और उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और आज आकाश जाधव जी भी आरोप इस चौथे दौर में भी लगा रहे हैं। जब कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास आते हैं। इस बीच इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आकाश जी, अमृतांशु जी कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन आकाश जी, एक चीज और, हमने आपसे यह भी पूछा था कि आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ जो जनता है वो चुनाव लड़ रही है और इस लोकसभा के चुनाव में, लेकिन मुद्दे वो लोग दे रहे हैं, लेकिन नस्लवाद पर, रंग पर कमेंट कौन कर रहा है? सैम पित्रोदा कर रहे हैं, तो बात वहां से आगे बढ़ेगी ही। एटम बॉम्ब की धमकी कौन दे रहा है कि पाकिस्तान के पास है? मणिशंकर अय्यर दे रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये तो आप ही के लोग हैं ना। ये रणनीति का हिस्सा है क्या? नहीं आनंद जी, ये इनके इंडिविजुअल बयान है और इससे ये चुनाव पे कोई असर नहीं होने वाला। देखिए, मोदी जी जिस तरीके का चुनाव और जिस तरीके का, तो हर कोई तो इंडिविजुअल ही बोल रहा है ना सर, हर कोई इंडिविजुअल ही बोल रहा है, तो फिर उसको पार्टी से न जोड़ें। आनंद जी, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के पंतप्रधान जिन्होंने 10 साल इस देश में राज किया है, उनको सीरियसली जनता लेने को तैयार नहीं है। वो जिस तरीके की तुष्टीकरण और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, फिर भी जनता उसके अंदर फिर भी 2014 में फिर भी 2014 में जो उनको सीटें आई थी, 2019 में वो सीटें बढ़ी। अगर गंभीरता से नहीं कोई सुन रहा है तो फिर सीटें कैसे बढ़ रही हैं और आप सिमटते क्यों जा रहे हैं? आनंद जी, एक इंग्लिश में कहावत है, यू मेक पीपल फूल वंस, ट्वाइस नॉट ऑलवेज। आप एक बार बेवकूफ बना सकते, 2 बार बेवकूफ बना सकते, हमेशा नहीं बना सकते। मोदी जी ने जितना इस देश को बेवकूफ और ठगना था वो ठग लिया है। अब देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। उनके जितने भी जुमले थे, जितने भी वादे थे, उसमें अभी देश की जनता आने वाली। ठीक है यासिर और जी, देश की जनता ने मन बना लिया है उनको हटाने का। यासिर जी, बहुत मजबूती से मैं कह रहा हूं, आप 4 जून को देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदुस्तान का पंतप्रधान कोई दूसरा रहेगा, मोदी जी नहीं रहेंगे। क्या वो एनडीए का ही होगा, ये भी बता दीजिए। वो इंडिया गठबंधन का होगा और 140 कौन होगा ये भी बता लोगों का दीजिए। प्रतिनिधि होगा। इंडिया गठबंधन का कौन होगा ये भी बता दीजिए। वो तो इंडिया गठबंधन सरकार बनने के बाद तय होगा। ठीक है। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी पंतप्रधान बने। ठीक है। क्यों बने उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं।